साम्राज्यवाद तो एक बहुत ही गंभीर विषय हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उसको मजाक बना दिया है। घंटे भर में वो बदलते हैं या दिन दिन वो बदलते हैं, किसी को नहीं समझ में आता है। और ट्रंप को शायद सबसे कम पता है कि वो क्या चाहते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास जो अस्त्र है वो लाजवाब है कि और किसी के पास वो अस्त्र नहीं है। आर्थिक लिहाज पर या राजनीतिक लिहाज पर उनके साथ हम जुड़े रहें तो हम अव्वल तो बच सकते हैं और दूसरा हम आगे बढ़ सकते हैं, और कि कहीं हम अकेले रह गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। Our Prime Minister visiting Israel, hugging the Israeli Prime Minister, for whatever reason might be, after coming back from Israel within 48 hours, we could see that Iran was attacked by Israel and America. Now he was maintaining a tacit silence, a clear silence. The world has shifted from unipolarity to multipolarity. Now when you have a shift of orders, that means from the one order which was a unipolar order, we are moving to multipolar order. That is the time that the rules of the previous order, they are dissolving. भाई हिटलर ने जो किया वो हिटलर के बाद जब खत्म हो गई तब हम लोगों ने देखा, और ये ऑडेसिटी इन लोगों की, नेतन्याहू एंड ट्रंप, वो अगर अमेरिका पीछे न खड़ा हो तो हमारा क्या होगा। और यहाँ आपको अंदाजा नहीं है वहां अंदर क्या परेशानी है, क्योंकि आपके पास कोई तस्वीर, टोटल एंड एब्सोल्यूट सेंसरशिप इस वक्त बैक टू द वॉल है। जब इजराइल और अमेरिका के बीच में खाई अगर इस जंग ने पैदा कर दी तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब बात ईरान यूएस के संघर्ष विराम की। क्या चल रहा है इन दिनों और क्या ये सीज फायर ख़त्म होते फिर से जंग शुरू हो जाएगी, इन सबको आज हम हमारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे। अमेरिका ईरान वार्ता फिर से शुरू होने के संकेत शुरू हो चुके हैं। ट्रंप बोले हैं डील बहुत करीब है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब भी जटिल है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को स्थायी समझौते में बदलने के लिए बातचीत इस सप्ताह अंत से फिर शुरू हो सकती है। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश डील के बेहद करीब हैं। हालांकि कूटनीतिक और रणनीतिक संकेत बताते हैं कि तस्वीर इतनी सरल नहीं है। साम्राज्यवाद तो एक बहुत ही गंभीर विषय हुआ करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उसको मजाक बना दिया है। अब लोग हंसते हैं जबकि अमेरिका को देखते हैं कि वो किस प्रकार का साम्राज्यवाद चलाना चाहते हैं। ट्रंप जी के साम्राज्यवाद में हर दिन जो मकसद है, जो तरीका है उस मकसद तक पहुंचने का, उसके जो नतीजे होते हैं, घंटे भर में वो बदलते हैं या दिन दिन वो बदलते हैं, तो किसी को नहीं समझ में आता है। और ट्रंप को शायद सबसे कम पता है कि वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि उनके पास जो अस्त्र है वो लाजवाब है कि और किसी के पास वो अस्त्र नहीं है, तो उस अस्त्र को रखते हुए जो मनमानी वो करना चाहते हैं वो न केवल कर सकते हैं, लेकिन उनका हक बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो दुनिया भर में ये धमकी देकर ये दिखाएं अपने लोगों को और दुनिया के लोगों को कि हम शक्तिशाली हैं, हमारी बात आप सुनिएगा, और आपने नहीं सुना तो तब आपके लिए बहुत ही अफसोस की बात है। और दुनिया भर में जहाँ तक कि मुझे पता है एक ही व्यक्ति है जिन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर अपनाया है, और उनका नाम है, मुझे सही याद हो, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी।
उन्होंने गुलामी दिखाकर, गुलाम बनकर अमेरिका को दिखा दिया है, देश को दिखा दिया है कि आगे बढ़ने का तरीका ये है कि आप खड़े होकर अपने पैरों पर मत चलो, घुटने को घसीटते घसीटते आप आगे बढ़ो। अब हमारी विदेश नीति, जो कि दुनिया में एक चमत्कार हुआ करता था जबकि मैं छोटा था और जबकि मैं फॉरेन सर्विस में था, आज इसी फॉरेन पॉलिसी को देखकर इतना दुख आता है कि शब्द नहीं मिलते उसको आपके सामने प्रकट करने का। 3 लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक तो है मोदी जी खुद, दूसरे हैं उनके सैंचो पांजा जिनका नाम है एस जयशंकर, और तीसरे हैं हमारे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन। अब वो विपक्ष के तरफ से उनका नामांकन किया गया है, लेकिन उन्होंने तय कर दिया है कि हमें सरकार का साथ देना है, कि सरकार का कोई निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी विदेशी नीति में सरकार कर रही है वो देश के हित में है। तो दिस ट्रायड ऑफ इविल, नरेंद्र मोदी जी, जयशंकर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। नाम भी ले लो यार। नहीं, आप सब जानते हो कि कौन है, वो हमारी पार्टी के हैं। तो इन तीनों ने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है भारत के हैसियत और भारत के शान को। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि देश के हित में है कि हम सबसे शक्तिशाली जो एक पावर है, अस्त्रों के लिहाज पर, आर्थिक लिहाज पर या राजनीतिक लिहाज पर, उनके साथ हम जुड़े रहें तो हम अव्वल तो बच सकते हैं और दूसरा हम आगे बढ़ सकते हैं, और कि कहीं हम अकेले रह गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। और इसलिए हमें खोज निकालना है, ये नहीं कि क्या सत्य है, ये नहीं कि क्या सच है, कि क्या सही है, कि क्या सिद्धांत है। इन चीज़ों को छोड़िए, ये तो नेहरू जी का ज़माने का बकवास था। अब हमें ये देखना है कि हम अस्त्रों का आयात करने के लिए किसके साथ जुड़े, तो हमें सबसे ज़्यादा अस्त्र मिलेंगे और कम दाम पर, या क्या पता मुफ्त में भी वो दे दे। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जबकि पूंजीपतियों ने इस सरकार पर कब्जा कर रखा है, कि जो पूंजीपति के हित में है, उनका कहना है कि वही है देश के हित में। और क्योंकि सबसे बड़ा बाजार दुनिया में अमेरिका है और कि सबसे ज़्यादा निवेश अमेरिका से हो सकता है, तो जो भी अमेरिका करे उसको हम अपनाएं, मुंह बंद रखें जबकि खोल नहीं सकते हैं, और खोल दिया तो तब उनका साथ दें, और जो भी वो चाहते हैं हम करें, तो हमारे बैंक अकाउंट्स में और भी करोड़ आने लगेंगे। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे विदेश नीति में सिद्धांत की कोई बात हो या असूलों की कोई बात हो। मुझे नहीं पता हिंदी का अल्फाज इसमें, लेकिन जो ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है उसको उन्होंने अपनाया है कि जब विदेश नीति का मतलब बनता है कि हम एक मुल्क को देखें और सोचें कि इनसे हमें क्या मिलेगा और हमसे वो क्या ले सकते हैं,
और यदि लेजर में कुछ सरप्लस आ गया तो उनके साथ रिश्ते कायम करो, और यदि लेजर में कुछ नेगेटिव आ गया तो तब उनको छोड़ो। और ऐसे करते करते जो अमेरिका कर रहा है उसका नकल निकालने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में। फर्क ये है कि सबसे शक्तिशाली देश दुनिया में अमेरिका है और हम एक बलहीन देश है। जो भी विकसित भारत की बात मोदी जी करे, अमेरिका के मुकाबले में या दुबई के मुकाबले में हम बलहीन हैं, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि एक चंद हिस्सा भी अमीर हो जाए तो जो हिस्सा रहता है गरीब वो करोड़ों करोड़ों अरबों तक पहुंच जाता है। तो हम बलहीन हैं, ये समझने को तैयार नहीं है। ये कहकर कि संभव है कि हम एक विकसित देश बन जाएं 10-20 साल के अंदर, तो हम शक्तिशाली शक्ति से जुड़े हैं, तो तब हम ये अव्वल तो हम बन सकते हैं और दूसरे शायद उनसे जुड़कर हम जल्द से जल्द उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। क्या कहा ट्रंप ने, पहले वो समझ लीजिए। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौते के अंतिम चरण में है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बातचीत पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए दोबारा शुरू हो सकती है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वार्ता अगले 2 दिनों में फिर से शुरू हो सकती है। उनके बयान के साथ ही बाजारों में राहत दिखी, तेल कीमतों में नरमी आई और निवेशकों ने तनाव घटने की उम्मीद जताई। लेकिन ईरान क्यों नहीं झुक रहा, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ईरान के भीतर 2 समानांतर सोच चल रही हैं। जनता रिश्ते सुधारना चाहती है। कई ईरानी नागरिक लंबे प्रतिबंधों, महंगाई और आर्थिक अलगाव से परेशान हैं। वो अमेरिका से तनाव खत्म होने और व्यापार बहाल होने के पक्ष में है। सत्ता प्रतिष्ठान हार मानने को तैयार नहीं। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि हालिया सैन्य टकराव के बावजूद उसने रणनीतिक रूप से हार नहीं मानी है। इसलिए तेहरान वाशिंगटन की शर्तों पर समझौता नहीं करना चाहता, खासकर परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर। यही कारण है कि बातचीत की इच्छा तो है लेकिन समर्पण नहीं है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, विश्व व्यवस्था का परीक्षण था। America, Israel, and the scenario emerging in West Asia. The problem here with us is what Akbar al-Habadi has said. हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। This is the tragic story of Iran, which today we are unfolding before ourselves. I would like to take you back to an economic brute reality. Way back in 1970s, the cost of $1 was only 7 rupees. And the cost of $1 in India was 7 rupees, and the cost of $1 in Iran was 7 tumans. So we were equivalent as far as dollar was concerned. But today the cost of dollar in India is 93 rupees. Now it is going to be 94, or it has become 94. And today the cost of dollar is about 1 lakh tuman in Iran. Imagine that, God forbid, if we were in a state where we would have purchased $1 at the cost of 1 lakh rupee, how we would have fared in our day-to-day life. Iran has been enduring the invasion of America since 1979. Today it has reached the acme of perfection, I would say. Iran never wanted to wage war with America. After all, Iran is not like all the Gulf Arab countries. It is fundamentally different from all the Gulf countries where you would find leisure and pleasure only. But when an average Indian goes to Iran,
The people of Iran fondly remember Mother India, the film in which Nargis played the lead role. The people remember Raj Kapoor so fondly. Clergy like Taleghani used to refer to Mrs. Gandhi as the chastest woman, and he would say that hijab is what Mrs. Gandhi was observing. Believe me, people of Iran are so fond of Indian people, Indian nation. They have such high regards for India that they consider India to be their second home. Now, our Prime Minister visiting Israel, hugging the Israeli Prime Minister, for whatever reason might be, but after coming back from Israel within 48 hours, we could see that Iran was attacked by Israel and America. Now he was maintaining a tacit silence, a clear silence. That reticence of Modi became more manifestly clear when Khamenei was martyred, and after a day or so, the foreign secretary visiting the Iranian embassy for signing a condolence book. Even then, he was keeping mute for a long time. But when the post-Hormuz days began, when our vessels were stuck there, then he started breaking his indifference to Iran. And on 21st of November, when the Nowruz, the national festival of Iran, synchronized or coincided with Eid al-Fitr, we could say wonder of all wonders, our Prime Minister sending greetings of Nowruz and Eid al-Fitr to President Pezeshkian. This has never been the protocol of Indian Prime Minister. If it was so, then last year also he was Prime Minister, and last year also 21st of March was Eid al-Nowruz. Why he didn't greet the President of Iran? Or year before, last also, why he didn't greet the President of Iran? So this, all of a sudden, a change in attitude. It was out of compulsion. What Dr. Vajpayee Vikas was saying, that the silly ambassador in Rekhta was saying that embassies are run by जज्बात से नहीं, मफाद से चलती है. This mafad, what is mafad? What do you mean by mafad? Is it the worldly hope that men set their heart upon turns ashes, or it prospers and anon like snow upon the sandy desert's face, lighting a little hour or two is gone? This is mafad. Our mafad with Iran is not based on the transaction of vessels and transaction of barrels of oil and gas which is taking place. It has a historical background where our Panchtantra was translated into Pahlavi, and it was spread all over the world from Iran. It was again Dara Shikoh's translation of Upanishad which opened the vista of knowledge to the entire world. It is the poetry of Iran which has been celebrated in India. The name of Rumi and Ferdowsi are more important than a few barrels of guns, barrels of oil and gas. This is not mafad. The real mafad lies in cultural exchange, in understanding the pains of one another. Governments may come, governments may go, but what about the popular ethos that we have? That popular culture, the civilization and culture which we share with Iran, that should be the
the foundation, the strong foundation on which the relation of India and Iran has been built upon, to which Mr. Manishankar Iyer was referring in his deliberation. So, ladies and gentlemen, the people of Iran have really borne the brunt of American economic barbarity for 47 years, and still they were enduring. But if America had not invaded Iran, Israel would not have attacked Iran. Perhaps the scenario would have been relatively peaceful in Iran. So today, if Iran has taken up arms against them, it is all in self-defense. And I believe so, that very soon America and Israel are going to eat their humble pie, and the truth will prevail over, and in which you will find the government of Modi may come, the government of Modi may go, but the relation of the people of Iran and the people of India will remain forever, because we have our civilizational bondage with each other. हालिया अमेरिका इजराइल बनाम ईरान टकराव ने कई पुराने भ्रम तोड़ दिए। सीमित युद्ध की अवधारणा कमजोर पड़ी। संघर्ष शुरू होते ही ईरान ने कई देशों में अमेरिकी हितों, ऊर्जा ढांचे और सामरिक ठिकानों को निशाना बनाया। इससे साफ हुआ अब क्षेत्रीय युद्ध कुछ और घंटों में वैश्विक संकट बन सकता है। ऊर्जा बाजार तुरंत हिल गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यवधान की आशंका से तेल आपूर्ति पर दबाव बना। ये जलमार्ग दुनिया के ऊर्जा व्यापार का अहम केंद्र है। बाद में रास्ता खुलने की खबर से कीमतें तेजी से गिरी। सहयोगी देशों में मतभेद उजागर हुए। पश्चिमी देशों के भीतर भी दो राय सामने आई। एक पक्ष कड़ा दबाव और सत्ता परिवर्तन, दूसरा पक्ष नियंत्रित कूटनीतिक और समझौता। So the first thing that we understand, even before we talk of this war that is going on, is that the world is under change. This is a once in a century change. The world has shifted from unipolarity to multipolarity. Unipolarity meant America, the sole great power. Multipolarity means that there are three great powers today. I won't go into detail of defining what is a great power, but there are three great powers who have strategic autonomy, genuine strategic autonomy, and they are America, China, and Russia. So that is one. Now, when you have a shift of orders, that means from the one order, which was a unipolar order, we are moving to multipolar order. That is the time that the rules of the previous order, they are dissolving, and new rules are to be made. So this is the era of war, because the shift is happening. So when Prime Minister says that this is not the era of war, his advisors have not advised him correctly. That is one point that we have to. So this is the era of war, where your genuine military power will matter, not narrative making. So that's one. Second is, this war that is going on in West Asia, it has far-reaching implications for the New World Order, much unlike the Ukraine war. And the reason for that is that in this war, in the multipolar world, a great power, America, is directly involved. And America is that power which has created all the institutions that still are there. Institutions of the previous world order. Things like Bretton Woods, your World Bank, IMF, then your WTO, United Nations. So these all institutions have been created by America. What that means is that if America loses this war, then we are looking at new institutions, amalgamation of these present ones with modification. So this is that once in a century change that is happening. And this is the significance of what is happening about this war. Now, the third thing that I want to say is that America has a 40 trillion national debt. But what is helping America stabilize its economy are the petrodollars.
Now it is this petrodollar scheme that in 1974, the Americans first did with the Saudis, and then of course with the other GCC countries and then the OPEC countries, and it was very simple. It was told to them that look, you sell your oil, you sell your gas in dollars, and in turn we'll provide you security. That was the deal. So those petrodollars, because the entire world needs petrodollars, all countries, because 20% of the oil of the world flows through the Strait of Hormuz. So everybody has to go there. So those petrodollars, then the people had to keep the dollars as the reserve. So it became the reserve currency of the world. I'm being very brief and just giving the markers. So it became the currency of the world, the reserve currency. So today there are two strengths of America as a great power, which the other two great powers don't have. Its first strength is its military power, and the second strength is that the dollar is the reserve currency of the world. Everybody needs dollar, so their debt is stabilized at $40 trillion. That means if this petrodollar business is over, then America is in big trouble as far as economy is concerned. Now, one of the demands that Iranians will stick to, I believe, first of all, let me briefly say that this war, which has been started by Netanyahu primarily, because he has a great, clear objective, and it's been a long-standing, everybody knows the Zionist objective of creating the greater Israel. And he's roped in Trump also in this. So he started the war, and this war, there is no way that Iran will lose. And why I say that it will not lose is because Iran has worked on a war which is asymmetrical. Many will be surprised to hear that all the capabilities that America has today are to fight a 20th century war, not a war of the 21st century. It's an entirely different war. And here the Chinese have helped Iranians a lot. And Iranians have so many facilities underground that they have created. They have created missile cities. And basically their strategy is very simple, that in missiles and drones, we will be dominant. And that helps because the distance between the two adversaries, when you look at Iran and you look at Israel, they are apart by 1,000 kilometers. And if you see the two capitals, it is 1,600 kilometers. So now I come to the point that I said America has two strengths. One strength is the dollar. How this dollar will go down is that if the petrodollar is over or it gets compromised, because one of the demands of the Iranians is that we are looking for permanent peace. We want the US bases in the region to be closed. And today in that region there are something like 70,000 American troops. They have their headquarters, advanced headquarters in Qatar, and they have a massive fleet, navy, that's in Bahrain. So they want that closed. And they say that we are not compromising, we are not looking for any ceasefire, we want permanent peace. Assuming that, and which will happen, that whenever this war ends, that Americans will have to accept this demand, if not in totality, then in a progressive way. That alright, not immediately, let's say we'll cut down about 20% or 30% of our troops with international guarantee. And the guarantors in this war cannot be Pakistan, cannot be Turkey, cannot be any other country, Oman. It has to be eventually Russia and China, because they are the great powers. So when that happens, that means there will be a major shock about losing the petrodollars and the implication of petrodollar for the American economy. Alongside what is happening is that BRICS is there. Now BRICS has today a 41
its contribution is 41% of the world GDP. This is what BRICS is contributing, much more than G7. And one of the key objectives of BRICS is not to replace but to displace the dollar. That we'll do trade in local currency, so you displace the dollar. So the point I'm making is, it is a war in which America should not have gone, because already it was, as far as the economy is concerned, it was bearing the brunt of BRICS, because BRICS is not going away. It is the institution of the new world order. अमेरिका की रणनीति क्या है, इसको भी समझिए। ट्रंप प्रशासन ने एक तरफ ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक दबाव बनाने रखने की बात कही, दूसरी तरफ समझौते के संकेत भी दिए। इसका मतलब साफ है कि वॉशिंगटन सैन्य दबाव का वार्ता के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब संभावित समझौते में ये मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं: समृद्ध यूरेनियम भंडार पर नियंत्रण, परमाणु कार्यक्रम पर रोक, निगरानी, जमे हुए ईरानी फंड्स की रिहाई, समुद्री मार्गों की सुरक्षा। ईरान के सामने 3 बड़े सवाल: क्या प्रतिबंध हटेंगे? अगर आर्थिक राहत नहीं मिली तो डील घरेलू स्तर पर कमजोर मानी जाएगी। क्या परमाणु कार्यक्रम सीमित होगा? ये तेहरान के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है। क्या क्षेत्रीय प्रभाव छोड़ेगा? ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और खाड़ी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक पकड़ कमज़ोर करना चाहेगा। भारत और दुनिया पर इसका असर भी समझ लीजिए। भारत जैसे तेल आयात देशों के लिए ये घटनाक्रम बेहद अहम है। यदि तनाव घटता है तो कच्चा तेल सस्ता हो सकता है, महंगाई पर राहत मिल सकती है, समुद्री व्यापार सुरक्षित होगा, पश्चिम एशिया में भारतीय हित मजबूत होंगे। लेकिन वार्ता टूटने पर फिर से तेल झटका, आपूर्ति संकट और भू राजनीतिक तनाव लौट सकता है। इजराइल का सिर्फ नेतन्याहू की नजर में नहीं, दुनिया में। अच्छा भाई, हिटलर ने जो किया वो हिटलर के बाद जब खत्म हो गई तब हम लोगों ने देखा। ये तो लाइव टेलीविजन पे, और ये ऑडेसिटी इन लोगों की, नेतन्याहू एंड ट्रंप, कि इसका कोई असर ना होगा। ट्रंप साहब जिस बेस पे आए थे, उस बेस का नाम है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जितने भी टेनेसी, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ, ये मिड वेस्ट और बाइबल बेल्ट जिसे कहते हैं, बाइबल बेल्ट, जुडेओ क्रिश्चियन यूनिटी एक चीज है। वहां से लोग आए हैं। उनका एक आइडियोलॉग था, 31 ईयर ओल्ड फेलो, जो कि ट्रंप के बहुत करीब था। उसका नाम था चार्ली कर्क। चार्ली कर्क ने उसने एक फाउंडेशन बनाई थी बहुत बड़ी, 83 चैप्टर्स हैं उसके अमेरिका में और तमाम जगह। उसने टर्निंग पॉइंट अमेरिका, ये उसके, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दिस इज द टर्निंग पॉइंट अमेरिका। उसने एक मीटिंग अटेंड कर रहा था यूटा यूनिवर्सिटी में। किसी स्नाइपर ने उसको मारा, वो मर गया। इसके पीछे डिटेल है, और मैं आपको अभी अपनी जेब से एक पर्ची दिखाऊंगा, जादू। आपको पता चल जाएगा कौन ये जंग जीत गया, कौन हार गया, मेरे नजदीक। अब से कोई उस स्पीच से कोई 15-20 दिन पहले उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई ट्रंप साहब को समझाया जाए कि ये हमारी जंग नहीं है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हालांकि वो भी स्लोगन ऐसा नहीं है कि उसके साथ लोग जाके जुड़ जाए, वो अलग रखिए, लेकिन ये स्लोगन हमारा नहीं है। Why should
American lives be lost for a third country? ये एक विभाजन, एक डिवीजन शुरू हो गया इसमें, और जब मार दिया गया तो कंट्रोवर्सी ये हुई कि इसको मारा किसने। ये हुआ कि साहब ये तो मोसाद के एजेंट्स थे, उसको फौरन दबा दिया गया, और उसको दबा दिया गया और इन्वेस्टिगेशन को एक कोई रॉबिन्सन नाम के 22 साल के बच्चे को पकड़ लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि साहब अभी अब इन्वेस्टिगेशन, हमने बात पकड़ ली। अंदर सिमर कर रही थी ये चीज, उनकी अमेरिकन इंटेलिजेंस के टॉप एशेलॉन का जो केंट एक आदमी, अभी एक हफ्ता भर पहले उसने रिजाइन किया, वो ये कह रहा है कि हमें अथॉरिटीज ने ब्लॉक किया कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये किसने मारा। ये नीडल ऑफ सस्पिशन मोसाद पे जा रही थी, इजराइल पे जा रही थी, उसको सब दबा दिया गया, उसने रिजाइन कर दिया। अब एक हुल्लड़ है। अच्छा, हमारे अखबारों का आलम यह है कि ये तो खुदा की कसम, अगर कोविड ना आ गया होता तो ये खबरें में, ये डिस्कशन आपको ना मिलते। तो कोविड के बाद ये जूम और स्काइप ये सब चल गए, तो इन लोगों को मौका मिला, इन्होंने अपने ऐसा लगने लगा कि प्लॉजिबल हमारा भी मीडिया है। ये सिर्फ देन है कोविड की, उसके बाद ये चला है। तो साहब किसी के पास कोई खबर नहीं, आपने देखा नहीं, एक भयानक आवाज उठी हुई है अमेरिका में ट्रंप साहब के खिलाफ। उनका मेगा बेस उनके पांव के नीचे से सरक रहा है, सरक चुका है। अच्छा, वो अगर सरका तो उसके मानी क्या है? उसके मानी ये है कि अगर ये बेस सरक गया, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपने लिंक्स, उसकी लड़ाई में तुम लगे हुए हो, उससे हटो। अगर वो विभाजन हो गया तो अमेरिका और इजराइल के बीच में, जिसको कि कैस्पर वाइनबर्गर, जो कि रेगन के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत ही पिक्चरेस्क एक डेफिनेशन दी थी इजराइल की। इट इज आवर unsinkable aircraft carrier. That's what Weinberger said. तो वो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, वो अगर अमेरिका पीछे न खड़ा हो, परेशानी पहले ही से थी, वेस्टर्न डिक्लाइन का चांट, अगर ये पीछे मेरे अमेरिका न खड़ा हो तो हमारा क्या होगा? सब परेशानी है। और यहाँ आपको अंदाजा नहीं है वहां अंदर क्या परेशानी है, क्योंकि आपके पास कोई तस्वीर, टोटल एंड एब्सोल्यूट सेंसरशिप। वेस्टर्न जर्नलिस्ट इस वक्त जेरूसलम में और तल अवीव में हैं, तस्वीर भेज नहीं सकते, 5 साल की जेल। तो यानी अभी ये डिमोना में जो अटैक कर दिया, उसकी तस्वीर आ गई किसी तरह से, वरना जो हो रहा है तेल अवीव में, हाइफा में और इसके अतराफ बड़ी खतरनाक खबरें आ रही हैं, उसकी बात भी ना करना चाहिए अभी। लेकिन जेरूसलम में 3 सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उनके मस्जिद भी है, गिरजा भी है, सिनेगॉग्स भी हैं, इन सब के ऊपर। अच्छा, फॉल्स फ्लैग का उस्ताद है कौन? इजराइल बहादुर। इस वक्त बैक टू द वॉल है इजराइल। और ट्रंप साहब के बारे में तो मैं आज सुन रहा था उसको, तो जेफरी सैक्स आज ही कह रहे थे कि भाई इसको अब हम लोगों को वे करना। वेयर इज द कांग्रेस?
ये आदमी वो बातें बक रहा है जो हिजियान है, यानी ही इज ब्लैबरिंग लाइक समबडी इन अ मोटर एक्सीडेंट। ये 5 दिन का इसलिए मैं मांग रहा हूं इसको जरा सा पोस्टपोनमेंट, क्योंकि हमारी बातें हो रही हैं और बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। वहां सब कह रहे हैं किसी से बात नहीं हो रही है। वो कह रहे नहीं, असल में उनके यहाँ सब कम्युनिकेशन टूट गए हैं, वो आपस में नहीं बात कर पा रहे हैं, हमारी बात हो रही है। तो इस किस्म के ये हालात हैं जब इजराइल और अमेरिका के बीच में खाई अगर इस जंग ने पैदा कर दी तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसके और भी पैमाने होंगे, वो आप आगे देखिए। और अंत में डील करीब है, भरोसा दूर है। जी हां, ट्रंप भले ही कह रहे हो कि समझौता बहुत करीब है, लेकिन असली चुनौती भरोसे की कमी है। ईरान रिश्ते सुधारना चाहता है मगर झुकना नहीं। अमेरिका समझौता चाहता है मगर अपनी शर्तों पर। यानी फिलहाल स्थिति यह है, युद्ध रुका है, संकट नहीं। बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है लेकिन संविधान अभी तय नहीं है। तो आपने सुना कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कितने अच्छे से आपको हर पहलू समझाया। इसी तरह से सब्जेक्ट को समझना है तो द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।